नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल डरावनी फाइल्स में। आज मैं दो कहानियां लेकर आया हूं, तो चलिए चलते हैं सीधा कहानी की ओर। मेरा नाम निहारिका है। मैं 13 साल की हूँ। हर गर्मी की छुट्टियों में मैं अपनी माँ के साथ नानी के घर जाया करती हूँ। नानी का खेतों के बीच बना डबल मंजिला घर और घर के पीछे सटा हुआ जंगल मुझे हमेशा से बहुत अच्छा लगता था। उस रात मैं ऊपर वाले कमरे में सो रही थी और माँ नीचे सो रही थी। आधी रात के वक्त अचानक सीढ़ियों से किसी के ऊपर आने की आहट हुई। कदमों की आवाज ऐसी थी जैसे किसी को ऊपर चढ़ने में बहुत मुश्किल हो रही हो, पर वो मेरी नानी नहीं हो सकती थी क्योंकि वो आसानी से सीढ़ियां चढ़ लेती थी। और वो मेरे मामा भी नहीं हो सकते थे क्योंकि मामा को पोलियो था, तो वो तो चल भी नहीं सकते थे। लकड़ी की सीढ़ियों पर साफ साफ आवाज आ रही थी। मैं डर के मारे चादर ओढ़ कर लेट गई, पर मेरी हड़बड़ाहट से पलंग की चरमराहट हुई और अचानक मेरे कमरे का दरवाजा धड़ाम से खुला। कमरे में बस हल्का सा नाइट बल्ब जल रहा था। चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, बस एक अजीब सी गुर्राने की आवाज सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो शख्स हवा में कुछ सूंघ रहा हो, और उसकी नजर अब मुझ पर पड़ने वाली ही थी कि अचानक तभी नीचे आंगन से तेज आवाज आई, जैसे कोई लकड़ी जमीन पर मार रहा हो। और वो शख्स उस आवाज की तरफ मुड़ गया और सीढ़ियां उतरने लगा। मैंने खिड़की से झांका। वो मेरी नानी थी। वो लकड़ी जमीन पर मार रही थी, शायद उसे नीचे बुला रही थी। और अजीब बात यह थी कि वो शख्स नानी से डर रहा था। नानी ने लकड़ी से इशारा किया और वो उनके सामने जाकर बैठ गया जैसे एक पालतू कुत्ता होता है। मैंने फिर से खिड़की से देखा तो दोनों धीरे धीरे जंगल की तरफ बढ़ रहे थे। मैं दंग रह गई क्योंकि वो शख्स कोई और नहीं, मेरे ही मामा थे। पर वो कैसे चल सकते थे और वो इस तरह बर्ताव क्यों कर रहे थे? मैं घबराकर माँ को जगाने नीचे गई, पर माँ किसी भी हाल में उठने को तैयार नहीं थी। इतने में घर के अंदर किसी के आने की आहट हुई। मैं झट से माँ की पलंग के नीचे छुप गई। मैंने देखा नानी मामा को सहारा देकर बिस्तर पर लेटा रही थी और कह रही थी, ये तेरी बहन की बेटी है, इसे कुछ मत करना और अब कहीं नहीं जाना, पलंग पर ही रहना। फिर वो माँ के कमरे की तरफ बढ़ी और दरवाजा बंद कर लिया। मैंने चैन की सांस ली, पर तभी पलंग के नीचे से मैंने ऊपर देखा और सामने नानी का चेहरा था। वो झांक रही थी मेरी तरफ। मैं पूरी तरह से सन्न रह गई। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और बाहर निकाला और बोली, तेरे मामा को नींद में चलने की बीमारी है, कभी कभी वो पूरे गांव का चक्कर भी लगा लेते हैं, तू डर मत। इतना कहकर वो चली गई और मैं डरते डरते कब सो गई मुझे पता ही नहीं चला। सुबह जब आँख खुली तो घर में हड़कंप मचा हुआ था। सब कह रहे थे नानी और मामा दोनों सुबह से गायब हैं। थोड़ी देर बाद खबर आई कि दोनों की लाश खाई के नीचे मिली है। लोग कह रहे थे शायद नानी ने मामा को धक्का दिया और फिर खुद भी कूद गई। मेरे दिमाग में यह चल ही रहा था कि नानी ने ऐसा क्यों किया होगा। तभी पोस्टमार्टम के द्वारा पता चला कि दोनों की मौत रात के 11 बजे हुई थी और नानी को कैंसर की आखिरी स्टेज थी। शायद उन्हें डर था कि उनके मरने के बाद मामा का ख्याल कोई नहीं रखेगा। लेकिन जो मैंने उस रात देखा वो क्या था? क्या सच में नानी और मामा आखिरी बार मुझसे मिलने आए थे, या वो केवल एक सपना था? कमेंट कर जरूर बताएं। यदि ये कहानी आपने यहाँ तक सुनी है तो ये कहानी आपको बहुत पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये कहानी मेरी दोस्त रीटा की है, जो महीनों तक कंकालों के साथ अपने ही घर में रहती थी। आइए सुनते हैं उस राज को आज की डरावनी फाइल में। मेरा नाम शिवानी है। रीटा मेरी दोस्त थी, लेकिन उसमें कुछ ऐसा था जो मुझे हमेशा अजीब लगता था। कॉलेज में छुट्टियां आते ही सब घर चले जाते थे, लेकिन रीटा कभी अपने घर नहीं जाती थी।
त्योहारों पर भी नहीं। त्योहारों पर या तो वो हॉस्टल में अकेली रहती या कहीं बाहर निकल जाती थी। एक बार भी उसने अपने घर का नाम तक नहीं लिया। लेकिन कभी कभी वह गहरी उदासी में डूबी रहती थी, और जब भी मैं उसके घर के बारे में पूछती वह अचानक चुप हो जाती थी। उसकी आंखों में ऐसा डर झलकता था जैसे कुछ छुपा रही हो। फिर एक दिन वह अचानक गायब हो गई। सारे फ्रेंड्स ने उसका काफी फोन भी ट्राई किया, लेकिन उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा था। ग्रेजुएशन सेरेमनी के दिन भी वह कॉलेज नहीं आई, और जब वह उस दिन भी नहीं आई तो हम सभी फ्रेंड्स ने मिलकर उसके घर जाने का प्लान बनाया। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि कोई भी उसके घर का पता नहीं जानता था, क्योंकि जब भी कोई उसके घर या उसके मम्मी पापा के बारे में बात करता था तो वो गुस्सा हो जाती थी। इसलिए कोई इस बारे में उससे बात नहीं करता था। फिर काफी पता करने के बाद हमें एक पुरानी बुकिंग से उसका एड्रेस मिला। दिल्ली के पास एक छोटे वीरान से गांव में उसका घर था। गांव पहुंचते ही माहौल अजीब सा था। सकरी गलियां, टूटी फूटी दीवारें और हर ओर ऐसा सन्नाटा जैसे जिंदगी खत्म हो चुकी हो। जब हमने गांव वालों से रीटा के घर का पता पूछा तो सब हमें घूरने लगे और हमें बताया कि वहां अब कोई नहीं रहता। रीटा के बारे में भी किसी को ज्यादा कुछ पता नहीं था। आखिरकार हम रीटा के घर पहुंच गए। सामने एक पुराना जर्जर सा घर था। दीवारें काई और दरारों से ढकी हुई थी, खिड़कियां टूटी हुई थी और दरवाजे की हालत भी कुछ ठीक नहीं थी। घर से आती सड़न की बदबू ने हमें वहीं घर के बाहर ही रोक दिया, लेकिन हिम्मत करके हमने दरवाजा खोला और अंदर हर चीज पर मोटी धूल जमी हुई थी। मकड़ी के जाले छत से लटक रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे इस घर ने सालों से इंसान का चेहरा नहीं देखा था। दीवारों से पपड़ी झड़ रही थी और चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा था। हम ऊपर की ओर सीढ़ियां चढ़े, जहां से हल्की सी रोशनी आ रही थी। ऊपर पहुंचते ही जैसे ही हमने दरवाजा खोला और अंदर जो देखा उसने हमारी रूहें जमा दी। सबकी चीख निकल गई। कमरा बाकी घर से बिल्कुल अलग था। यहाँ धूल नहीं थी, बहुत साफ सुथरा और व्यवस्थित था, और बिस्तर पर साफ चादर बिछी थी। पर बिस्तर के बीचों बीच दो कंकाल पड़े थे। एक कंकाल आदमी का था जिसने पैंट शर्ट पहनी हुई थी, और एक औरत का जिसने रंग बिरंगे साड़ी पहन रखी थी। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि उनके कपड़े बिल्कुल नए लग रहे थे, जैसे किसी ने अभी अभी उन्हें पहनाया हो। ये किसके कंकाल थे और रीटा कहाँ थी? उसके घर वाले कहाँ थे? किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, सांसें थम सी गई थी। हमने तुरंत पुलिस को बुलाया। पुलिस और सारे गांव वाले उस घर में इकट्ठा हो गए। सबसे हैरानी की बात यह थी कि आसपास के लोगों को भी इस घर में क्या हो रहा था किसी को कुछ पता नहीं था। सबकी नजरों में एक अजीब सा डर था। कोई साफ कुछ बोल नहीं रहा था। पुलिस को भी कुछ ज्यादा समझ नहीं आ रहा था कि रीटा कहाँ है और ये कंकाल किसके हैं और कहाँ से आए, इसका राज क्या है। गांव वालों से पूछने पर पुलिस को पता चला कि रीटा ही कई सालों से महीने में 2 से 3 बार घर आती थी, और कई सालों से ना तो किसी ने उसके मम्मी को देखा और ना ही उसके पापा को। रीटा ने सभी को ये बताया था कि पापा का ट्रांसफर हो गया है, तो मम्मी और पापा यूपी चले गए हैं और मैं अपनी पढ़ाई करने के लिए यहाँ रुक गई हूँ। पुलिस को पूरा शक था कि ये कंकाल रीटा के मम्मी पापा ही हैं और रीटा ने ही इन्हें मारा है। लेकिन क्यों? इसका जवाब किसी के पास नहीं था। पुलिस ने कंकाल का इंस्पेक्शन करने के लिए फॉरेंसिक ऑफिस में भेज दिया। कुछ दिनों बाद आधी रात को मेरा फोन बजा। मैंने फोन उठाया। उधर से एक ठंडी सी आवाज आई, शिवानी। वह रीटा थी। उसकी आवाज में इतनी ठंडक और खालीपन था कि मेरा शरीर में एक ठंडी सी लहर दौड़ गई। उसने सिर्फ इतना कहा, तुमने मेरा राज खोल दिया है, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। और कॉल कट हो गई और अगले ही पल एक टेक्स्ट मैसेज आया जहां पर उसने मुझे बुलाया था। मैंने तुरंत उस नंबर को डायल किया, लेकिन नंबर स्विच ऑफ आया। मैं उस पते पर जाने से डर रही थी,
लेकिन डर के बावजूद मैंने पुलिस को साथ लिया और उसके बताए पते पर पहुंची। एक पुराना अंधेरा कमरा। दरवाजा खुलते ही सड़ी गली बदबू ने हमें घेर लिया। भीतर एक भयानक नजारा था जिसने मेरी सांसों को रोक दिया। रीटा पंखे से लटकी हुई थी, उसकी आंखें खुली थी, चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। उसकी जुबान आधी बाहर निकली हुई थी। उसकी लाश के पास एक नोट पड़ा था, उसमें लिखा था, मुझे मेरे पापा के जुए और माँ की रोज की चीख पुकार से इतनी नफरत थी कि मैंने उन्हें खत्म कर दिया, लेकिन उनका साथ छोड़ नहीं पाई, इसलिए उनके साथ जीती रही। अब मैं और ऐसे नहीं जी सकती, मैं मरने जा रही हूँ। नोट की स्याही अभी भी गीली थी और तभी मेरे पीछे किसी ने धीरे से मेरा नाम लेकर फुसफुसाया। मैंने तुरंत पलट कर देखा, वहां कोई नहीं था, लेकिन मुझे साफ महसूस हुआ था कोई मेरी गर्दन के पास आकर फुसफुसाया था, शिवानी। यदि आपने कहानी यहाँ तक सुनी है तो आपको कहानी पसंद आई तो वीडियो में लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।